आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपको 1857 के विद्रोह के स्वरूप एवं विस्तार के बारे में बताने जा रही हूँ। स्टैनले वॉलपर्ट के अनुसार इट वॉज फॉर मोर देन म्यूटनी येट मच लेस देन ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जूडिथ ब्राउन के अनुसार एट द टाइम मेनी ब्रिटिश पीपुल प्रिफर्ड टू सी द इवेंट्स लार्जली एज ए मिलिट्री म्यूटनी, understandably, as any wider interpretation would have cast doubts on the nature of the Raj। इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। के मालेसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस तथा होम्स जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने जो साम्राज्य के प्राकृतिक पक्षपाती थे, इसे केवल सैनिकों के विद्रोह की संज्ञा दी है, जिसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। समकालीन कुछ भारतीयों के विचार में भी यह एक सैनिक विद्रोह था। मुंशी जीवनलाल, मुइनुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किए। कुछ विद्वानों ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी है। कुछ विद्वानों ने श्वेत तथा काले लोगों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष बतलाया। कुछ लोगों ने इसे पाश्चात्य तथा पूर्वी सभ्यता तथा संस्कृति के बीच संघर्ष कहते हैं। कुछ राष्ट्रवादी भारतीय इसे सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था तथा अन्य कुछ भी नहीं। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। यह ठीक है कि कुछ रियासतों ने भी इस विद्रोह में सहयोग दिया, परंतु ये वही रियासतें थीं जो डलहौजी की विलय नीति के कारण सरकार से रुष्ट थी। निसंदेह यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ, परंतु सभी स्थानों पर यह सेना तक सीमित नहीं रहा। सभी सेनाओं ने भी विद्रोह नहीं किया। सेना का कुछ भाग सरकार के लिए लड़ा। विद्रोही जनता के प्रत्येक वर्ग से आए। 1858 से 59 के अभियोगों ट्रायल्स में सहस्त्रों असैनिक सैनिकों के साथ साथ विद्रोह के दोषी पाए गए तथा उन्हें दंड दिया गया। L.E.R. रिज के कथन से सहमत होना कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था बहुत कठिन है। विद्रोह की गर्मी में भिन्न भिन्न धर्मों के नियमों का लड़ने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। दोनों दलों ने अपनी अपनी जातियों को छिपाने के लिए अपने अपने धर्म ग्रंथों का आश्रय लिया। T.R. होम्स ने कहा है कि यह तो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, गलत है। विद्रोह में दोनों पक्ष ही जातियों के दोषी थे। यदि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में कुछ भारतीय यूरोपीय स्त्रियों और बालकों की हत्या के दोषी थे, तो अंग्रेजों ने भी कई स्थानों पर वे अपराध किए जो भारतीयों से अधिक बर्बर एवं जघन्य थे। हडसन ने दिल्ली में अंधाधुंध गोली चलाई। नील को इस बात का घमंड था कि उसने सैकड़ों भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के फांसी पर लटका दिया। इलाहाबाद के आसपास संभवतः ही कोई ऐसा वृक्ष था जिसकी शाखाओं का भाग्यहीन कृषकों को फांसी देने के लिए प्रयोग नहीं किया गया हो। रसल ने, जो लंदन टाइम्स का संवाददाता था, लिखा है कि मुसलमान अभिजात वर्ग के लोगों को जीवित ही सूअर की कच्ची खाल में सील दिया गया और सूअर का मांस उनके गले में उतारा गया। वास्तव में दोनों ओर से प्रतिशोध की भावना ने मनुष्यों को अभिभूत कर दिया था। कोई राष्ट्र अथवा जाति जो भी इस प्रकार के अत्याचार करती है, सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर सकती। बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वीर सावरकर ने भी इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 1826 से 27, 1831-32, 1848 और 1854 के विद्रोह तो 1857 में होने वाले महान नाटक का एक पूर्व अभ्यास मात्र ही थे। दो आधुनिक विशिष्ट इतिहासकारों डॉक्टर R.C. मजुमदार तथा डॉक्टर S.N. सेन ने समस्त उपलब्ध राजकीय तथा अराजकीय आलेखों का विस्तृत अध्ययन किया है। 1857-58 की घटनाओं के विषय में
दोनों विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु दोनों विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि 1857 का विद्रोह सचेत योजना का परिणाम नहीं था और न ही इसके पीछे कोई कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति था। केवल यह तथ्य कि नाना साहिब मार्च अप्रैल 1857 में लखनऊ गए थे और यह विद्रोह मई में आरंभ हो गया, इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि उन्होंने इस विद्रोह की योजना बनाई। इसी प्रकार चपातियों और कमल के फूलों का भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजना किसी निश्चित बात को प्रमाणित नहीं करता। बहादुर शाह पर चलाए गए मुकदमे में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था कि इस पूर्व आयोजित षड्यंत्र में उसका हाथ था। जो प्रमाण एकत्रित किए गए उनसे अंग्रेज अधिकारियों को भी विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में उस मुकदमे में यह स्पष्ट हो गया था कि इस विद्रोह से बहादुर शाह को उतना ही आश्चर्य हुआ जितना अंग्रेजों को। इसके अतिरिक्त डॉक्टर मजुमदार एक और तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष और उत्तरकालिक था। वह लिखते हैं कि जूलियस सीजर जीवित के स्थान पर मरा हुआ अधिक शक्तिशाली था। यही बात 1857 के विद्रोह के विषय में भी कहा जा सकता है। इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी रहा हो, शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक बन गया। डॉक्टर सेन का विश्वास है कि वह स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका तर्क है कि क्रांतियाँ प्रायः एक छोटे से वर्ग का कार्य होती हैं जिसमें जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी होता। अमेरिका की क्रांति 1775 से 83 और फ्रांसीसी क्रांति में भी यही हुआ। डॉक्टर सेन के अनुसार यदि एक विद्रोह जिसमें बहुत से लोग सम्मिलित हो जाएं तो उसका स्वरूप राष्ट्रीय हो जाता है। दुर्भाग्य से भारत में अधिकतर लोग निष्पक्ष और तटस्थ रहे, इसलिए 1857 को राष्ट्रीय कहना ठीक नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथनानुसार यह तो वास्तव में सामंतवादी लोगों का विद्रोह था जिसमें विदेश विरोधी भावनाओं से प्रेरित लोग भी सम्मिलित हो गए। इन सामंत लोगों में भी कोई सामंजस्य नहीं था और न ही ये किसी एक भावना से अथवा उद्देश्य से प्रेरित हुए थे। एक अमेरिकी विद्वान प्रोफेसर G.F. हचिन्स के अनुसार 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने केवल सैनिक विद्रोह ही कहा क्योंकि वे इस घटना के राजद्रोह पक्ष पर ही बल देना चाहते थे और कहना चाहते थे कि यह विद्रोह अंग्रेजी सेना के केवल भारतीय सैनिकों तक ही सीमित था। परंतु आधुनिक शोध पत्रों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आरंभ तो सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने लोकप्रिय विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में उतने ही भिन्न भिन्न मत हैं जितने कि लेखक। 1857 के विद्रोह का स्वरूप कुछ भी रहा हो, यह शीघ्र ही अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक चुनौती बन गया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हमारे नेताओं ने तथा जनसाधारण ने 1857 की वीरतापूर्ण घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त की। अतः यह कहना उचित होगा कि 1857 का विद्रोह हमारे इतिहास में एक मोड़ बन गया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक एवं नाम मात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे। बख्त खां के नेतृत्व वाले दल में प्रमुख रूप से 10 सदस्य थे, जिनमें से सेना के 6 तथा नागरिक विभाग से 4 थे। बहादुर शाह जफर का दुर्बल व्यक्तित्व, वृद्धावस्था तथा नेतृत्व अक्षमता विद्रोहियों को योग्य नेतृत्व देने में सक्षम नहीं था। कानपुर में नाना साहब सभी के पसंद थे। उन्हें कंपनी ने उपाधि एवं महल दोनों से वंचित कर दिया था तथा पूना से निष्कासित कर कानपुर में रहने को बाध्य कर दिया था। विद्रोह के समय नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा स्वयं को भारत के सम्राट बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी। जनरल सर ह्यू व्हीलर जो छावनी के कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यहाँ 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में सभी की सहानुभूति बेगम के साथ थी।
बेगम हजरत महल के पुत्र विरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया तथा समानांतर सरकार की स्थापना की गई। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई। फिर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट विद्रोह की घटनाएं होती रहीं। रोहिलखंड में खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। अपने 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर ने लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। बिहार में एक छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों को सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह 1857 के विद्रोह के एक अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। वे मूलतः मद्रास के निवासी थे, बाद में वे फैजाबाद आ गए थे तथा 1857 विद्रोह के अंतर्गत जब अवध में विद्रोह हुआ तब मौलवी अहमद उल्लाह ने विद्रोहियों को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में सबसे प्रमुख नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था, जिसने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव के मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया तथा व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। तदुपरांत गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया। नाना साहब के दक्ष सहायक तात्या टोपे के झांसी पहुंचने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों को समर्थन करने का निश्चय किया तथा आगरा में शरण लिया। जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 1857 का विद्रोह लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर चला। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।